हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत में हम एक राइटर को अपनी स्टोरी लिखते हुए देखते हैं। आगे सीन पुराने ज़माने में चला जाता है, जहां पर एक डीमन पकड़ने वाले कॉलेज में टीचर सभी स्टूडेंट को भाषण दे रहे थे कि उसका जो ये कॉलेज है वो सालों से डीमन को पकड़ता आ रहा है। उसके पूर्वजों ने जो उन्हें ज्ञान दिया है उसके जरिए इस पूरी दुनिया से उसे डीमन का सफाया करना है। तभी ही एक मोटू आकर टीचर को मारते हुए कहता है कि तू मेरे घर का रेंट कब देने वाला है। टीचर कहते हैं कि बस 2 दिन दे दो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तो मोटू कहता है कि 3 दिन, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, रेंट चुका देना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक स्टूडेंट मोटू को घूर रहा था तो वो कहता है कि घूरता क्या है, पढ़ाई पर ध्यान देना। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओजी, जो कि एक कैट डीमन थी, वो ऐसे ही जंगल में घूम रही थी। तभी ही हम शाओतियान को देखते हैं। वो उस कैट डीमन को पकड़ने के लिए जा रहा था, पर वो अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है। पर वो एक ही सेकेंड में इस जाल से बाहर आ जाता है। शाओजी कहती है कि प्लीज मुझे पकड़ना मत। तो शाओतियान कहता है कि तुम आज दुनिया के बेस्ट डीमन हंटर से मिली हो, तो भला मैं तुम्हें जाने क्यों दूं। वो अपने मंत्र पढ़ने लगता है पर बीच में ही रुक जाता है क्योंकि वो मंत्रों को भूल गया था। वो डायरी में पढ़कर मंत्र याद करने लगता है। तो शाओची कहती है कि देखो, मैं ना यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं इमोर्टल बनना चाहती हूँ। शाओतियान कहता है कि चुप रहो, मुझे मंत्र याद करने दो। तो शाओची कहती है कि जरा देखो अपने आप को, तुम तीसरे दर्जे के डीमन हंटर हो। अगर एक बार मैं इमोर्टल बन गई तो तुम्हारा फायदा ही फायदा है। मैं तुम्हें डीमन पकड़ने में मदद कर सकती हूँ। शाओतियान कहता है कि झूठी, तुम मुझे क्या अपने जाल में फंसाना चाहती है। शाओची कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। अगले सीन में ये लोग किसी इमोर्टल बाबा के पास आए थे। ये वही मोटू है जो कि कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। ये बाबा सभी डीमन को स्वर्ग में भेज रहे थे। शाओची उसके पास जाकर कहती है कि बाबा, मुझे भी इमोर्टल बनना है। तो वो बाबा कहते हैं कि तुम्हें 100 अच्छे काम करने पड़ेंगे, तभी तुम इमोर्टल बन सकती हो। शाओची कहती है कि आप सबको तो एक ही झटके में भेज रहे हो, फिर मुझे इतना बड़ा टास्क क्यों दिया। तो बाबा कहते हैं कि नेक्स्ट। शाओची कहती है कि प्लीज मेरी मदद करिए ना। तो वो बाबा कहते हैं कि देखो, तुम एक कैट डीमन हो, तुम काफी ज्यादा चालाक हो, तुम्हें जादू आता है, तो तुम इस जादू की मदद से इंसानों की भलाई कर सकती हो एंड इसके जरिए तुम इमोर्टल बन सकती हो। अगले सीन में शाओची एंड शाओतियान जा रहे थे। शाओतियान कहता है कि 100 अच्छे काम, मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगी, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें अभी ही पकड़ लेता हूँ। तभी ही वहाँ पर शाओतियान का सीनियर आ जाता है। शाओतियान उसे देखकर कहता है कि ये कैट डीमन मेरी है। तो सीनियर कहता है कि तेरी थी पर अब मेरी है। शाओतियान कहता है कि ये तो एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सीनियर ने शाओतियान को मार मार कर पेड़ से बांध दिया था। जैसे ही सीनियर शाओची को पकड़ने के लिए जाता है तो उसकी तलवार से उसके मास्टर का कॉल आता है। वो कहता है कि मास्टर, मैं अभी आया। फिर वो कॉल कट करने के बाद शाओची से कहता है कि तुझे तो मैं अगली बार देख लूंगा। शाओची भी फिर वहाँ से जा रही थी। तो शाओतियान कहता है कि देखो शाओची, तुम्हें 100 अच्छे काम करने हैं तो शुरुआत मुझसे ही कर दो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। आगे ये दोनों जा रहे थे। शाओतियान कहता है कि यहाँ पर जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो कुछ मंत्र पढ़ता है जिसके कारण उसे एक घोस्ट दिखाई देने लगता है। ये कहानी का सेकंड मेल लीड है। शाओतियान उसे अपनी तलवार से मारने वाला था तो सेकंड मेल लीड कहता है कि भीख मांगने से अच्छा कि तुम मुझे मार ही दो। शाओची कहती है कि रुको, ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है। तो सेकंड मेल लीड कहता है कि लो, एक और लड़की आ गई जिसे सिर्फ स्किन की ही परवाह है, वैसे भी जीने से कोई फायदा नहीं है, तो तुम मुझे मार ही दो। पर रुको जरा, मैं तो एक घोस्ट हूँ, तो तुम दोनों मुझे क्या देख पा रहे हो। वो दोनों कहते हैं कि हाँ। सेकंड मेल लीड कहता है कि ये क्या है। तो शाओतियान कहता है कि ये छोटी उंगली है। वो कहता है कि ये क्या है। तो शाओतियान कहता है कि ये अंगूठा है। चंगचन कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली मुझे कोई देख पा रहा है। वैसे मेरा नाम चंगचन है। 6 महीने पहले शाओशुई, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, पर शादी के दिन ही वो कहीं गायब हो गई। जब मैं उसे ढूंढ रहा था तो गलती से मैंने डेविल फ्रूट को खा लिया और मैं ऐसा बन गया। शाओतियान कहता है कि डेविल फ्रूट वो तो डार्क फॉरेस्ट में मिलता है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चंगचन कहता है कि ये बात तो मैं खुद नहीं जानता। शाओजू उसे कहती है कि मैं जल्दी ही इमोर्टल बनने वाली हूँ, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चैन तो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। शाओतियान कहता है कि शाओजी, एक बार फैसला लेने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। आगे ये तीनों सिटी में आ गए थे। यहाँ पर बैठे बैठे वो देख रहे थे कि किसे मदद की जरूरत है। तभी ही वो लोग देखते हैं कि एक लड़का दिन दहाड़े लड़की को छेड़ रहा है। ये देखकर ये दोनों गुस्सा करते हैं। शाओची कहती है कि मैं चाहती हूँ। वो जाती है उस लड़के के पास तो वो लड़का उसे कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। शाओची कहती है कि बस इतना ही।
ये नज़ारा देखकर ये दोनों ही शौक। शौतियान शौची को डांट रहा था। वो कहता है कि तुम कैसी लड़की हो, क्या तुम्हें इस दुनिया के रूल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। शौची कहती है कि तुम ही सिखा दो। तभी ही वहाँ पर कुछ गुंडे एक लड़के को भरी बाजार में मार रहे थे। तो शौतियान कहता है कि रुको यहाँ पर एंड सिर्फ मुझे देखो। वो चाहता है उस लड़की को बचाने के लिए, पर दूसरे ही पल में बेचारे का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। वहाँ पर सैनिक आकर शौतियान को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। शौतियान मोटू को देखकर कहता है कि आप तो मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। तो वो मोटू कहता है कि डायरेक्टर के पास क्रू की कमी थी, तो इन तीनों रोल में मैं ही हूँ एंड आगे भी कहानी में बहुत सारे रोल भी मैं ही करने वाला हूँ। फिर शौतियान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी ही वहाँ पर शौची आती है। शौतियान उसे कहता है कि शौची, उस मोटू के पास इसकी चाबी है, जल्दी से वहाँ से लेकर आओ। तो शौची सीधा उसके पास चली जाती है। शौतियान कहता है कि शौची वापस आओ, पर शौची तो उसके पास से ऐसे ही चाबी ले रही थी। तो वो मोटू शौची को भी शौतियान के साथ जेल में डाल देता है। तभी ही वहाँ पर चंग चैन आता है। इन दोनों के अलावा चंग चैन को तो कोई नहीं देख सकता था, तो वो इन सभी को मारने लगता है। यहाँ पर इन सारे सैनिक को लगता है कि इसने मुझे मारा एंड इसी चक्कर में ये लोग मारामारी करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर चैंग चैंग इन सभी को बचा लेता है। अगले दिन में ये लोग बाहर होते हैं। शौतियान शौची को डांट रहा था कि तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें तो मुझे अभी के अभी मार देना चाहिए। चैंग चैंग शौची को बचा लेता है। तो वो कहता है कि तुम इस लड़की पर यकीन कर रहे हो कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगी, इस इडियट पर तुम यकीन कर रहे हो। ठीक है, फिर मैं तुम दोनों का काम अभी के अभी तमाम कर देता हूँ। वो अपनी तलवार निकालने के लिए चाहता है, पर तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। शौतियान कहता है कि छोड़ो इसे। चैंग चैन शौची से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आगे वो उन दोनों को लेकर मैजिक ग्रोसरी स्टोर में लाता है। वो कहता है कि इस स्टोर के जरिए तुम 100 अच्छे काम कर सकती हो। दूसरी तरफ सीनियर मास्टर से कह रहा था कि एक कैट डीमन है जो कि इमोर्टल बनना चाहती है। तो उसके मास्टर कहते हैं कि यह तो अच्छा है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। शौतियान और चंग चंग स्टोर में थे। शौतियान बाहर खड़ी एक लड़की से पूछता है कि मेरे आगे जो लड़का खड़ा है क्या वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ। चैन चैन तो खुश हो जाता है। वो कहता है कि सच में। पर वो लड़की अंदर आकर सीधा शौतियान को चाटा लगा देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो। फिर थोड़ी देर के बाद शौतियान किसी चीज़ को फेंकता है जो कि उनके यहाँ आते हुए कस्टमर को लग जाती है। शौची कहती है कि आप हमारे कस्टमर है, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। तो वो लड़का कहता है कि मेरे डैड छाती से पत्थर तोड़ने में चैंपियन है और मेरी माँ वो रनिंग करने में चैंपियन है, उसने तो सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा है और मैं लीजेंडरी बुक का चीफ इन एडिटर हूँ। तो भला मुझे मदद की क्या जरूरत होगी। लोग आकर उससे फोटो एंड ऑटोग्राफ वगैरह ले रहे थे। वो वहाँ से चला जाता है। शौची तो सैड हो जाती है कि पूरा दिन निकल गया, अभी तक उनके यहाँ कोई कस्टमर नहीं आया है। तभी ही वहाँ पर एक लड़की आती है। तो शौची खुश होकर उसे कहती है कि आपकी क्या समस्या है। तो वो लड़की कहती है कि मैं ब्रोथल में काम करती हूँ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ पर फिर भी कोई भी लड़का मुझे भाव नहीं देता है। तो शौतियान कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो मैं तुम्हें कुछ टिप वगैरह देता हूँ जिससे तुम लड़कों को आसानी से फंसा सको। शौची कहती है कि ये काम मैं करूंगी। वो उस लड़की को कुछ जादुई मिश्रण देती है। आगे वो लड़की ब्रोथल में होती है। उसके पास जब कोई लड़का आता है तो वो लड़की शौची की कही हुई बात को याद करती है। शौची ने उसे कहा था कि इस मिश्रण को तुम्हें खाने में या फिर ड्रिंक में मिलाना है, उसके बाद तुम्हें उस लड़के का नाम जोर से चिल्लाना है, फिर 3 बार ऐसे घूमना है और ऐसे कूदना है, फिर वो लड़का तुम्हारे वश में आ जाएगा। एंड होता भी ऐसा ही है। वो लड़की उस लड़के को अपने वश में करके उसे अपने सारे काम करवाती है। कभी उसे साफ सफाई करवाती है तो कभी उसे अपने कंधे की मसाज करवाती है। जब उस मिश्रण का असर खत्म हो जाता है तो वो लड़का कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ कब से था, कोई बात नहीं। वो उसे ट्रीट के तौर पर कुछ पैसे देता है। ये देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाती है एंड कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पैसे देने की। उस लड़की ने लड़के को मारा था। तो ब्रोथल की मालकिन उससे कहती है कि शियू, आज से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें काम पर से निकाल रही हूँ। आगे शियू अपने घर पर आ जाती है। उसकी माँ अंधी थी। वो उसे कहती है कि मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी किसी अच्छे और अमीर घर के लड़के से कराऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से दहेज इकट्ठा कर रही हूँ। तो शियू उसे कहती है कि माँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है और तुम्हारा ख्याल रखना है, मुझे शादी वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये तीनों ने भी ये नज़ारा देखा था। शौची कहती है कि मुझे कैसे भी करके शियू की मदद करनी है। वो आगे जा रही थी पर एक बिल्ली को देखकर डर जाती है। अगले सीन में ये तीनों लोग शियू के घर पर होते हैं। शौची कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की आंखों
आंखों को ठीक कर सकती हूँ। तो शियू कहती है कि जरूरत नहीं है, तुम जादू टोना जानती हो और तुम्हारी वजह से आज मेरी जॉब चली गई। मुझे शुरुआत से ही तुम पर यकीन नहीं करना चाहिए था, निकलो मेरे घर से। आगे ये तीनों मुंह लटकाए हुए शियू के घर के बाहर बैठे थे। शौची के मन में कुछ ख्याल आता है तो वो जियांगचन की आत्मा को शियू के बॉडी में डाल देती है। जियांगचन जब अपनी बॉडी को देखता है तो वो डर के मारे भाग जाता है। अगले सीन में ये लोग ब्रोथल में होते हैं। यहाँ पर ये दोनों उसे कहते हैं कि तुम्हें शियू की जॉब को वापस लाना है। तो जियांगचन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आगे वो उसी लड़के के पास जाता है। उस लड़के को चेस गेम खेलना और शायरीबाजी करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था, तो जियांगचन उसके साथ ही ये सब कुछ करता है। ब्रोथल की मालकिन इन दोनों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो शौची कहती है कि ताकाचाकी, तो वो कहती है कि फिर करते रहो। यहाँ पर वो लड़का जियांगचन की शायरीबाजी से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, पर तभी ही वहाँ पर मोटू आता है एंड कहता है कि यहाँ पर कोई इल्लीगली ट्रेड्स कर रहा है, इन सबको जेल में डाल दो। अगले सीन में शियू सबको डांट रही थी। वो कहती है कि एक तो तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, दूसरा तुम्हारी वजह से आज मैं जेल भी जा चुकी हूँ, अब मेरी रेप्यूटेशन का क्या। तभी ही शौची उसकी माँ को लेकर आती है। उसकी माँ अब देख सकती थी, तो ये देखकर शियू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में शियू शौतियान एंड शौची को स्पेशली थैंक्स कह रही थी। जियांगचन कहता है कि सब कुछ तो मैंने किया, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो कोई भला मुझे थैंक्स क्यों कहेगा। शियू कहती है कि मेरी जॉब चली गई है, मैंने सुना है कि तुम्हारी स्टोर में पार्ट टाइमर की जरूरत है। शौतियान उसे हाँ कहने वाला था, पर शौची कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, माफ करना पर हमारे यहाँ बजट कम है। ऐसे ही शौची पहला अच्छा काम कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो हस्बैंड एंड वाइफ लड़ रहे थे। दोनों ही एक दूसरे से कह रहे थे कि मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। एक कहता है कि मुझे इस गधे के साथ नहीं रहना है, तो दूसरा कह रहा था कि मुझे इस चुड़ैल के साथ नहीं रहना है। शौची कहती है कि रुको जरा, वो उन दोनों को ही कुछ पीने को देती है। वो दोनों ही इस मिश्रण को जल्दी ही पी लेते हैं, पर उसको पीने के बाद इन दोनों में तो प्यार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों कपल्स के जाने के बाद शौची अचानक से ही बिल्ली बन जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम लियू है, वो 20 सालों के बाद अपने भाई के घर पर आया था एंड वो काफी जख्मी था। तो उसका भाई कहता है कि लियू, ये तुम्हें हुआ क्या है। तो लियू से कहता है कि भाई, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, तो प्लीज मुझे बचा लो। तो उसका भाई कहता है कि ठीक है। वो उसे लाते मार मार कर कबर्ड के अंदर छुपा देता है एंड बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद कुछ आदमी आते हैं। वो आदमी उस लियू के भाई से पूछते हैं कि क्या तुमने किसी जख्मी आदमी को देखा। वो कहता है कि नहीं, पर उन गुंडों को उस पर शक होता है। तो वो उसे पूछते हैं कि जल्दी से बता दो, वरना हम तुम्हारा चूरा कर देंगे। तो लियू का भाई बहुत ही ज्यादा स्कैरी लुक देता है, पर दूसरे ही पल में वो कबर्ड का दरवाजा खुद खोल देता है। लियू कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे ही भाई हो। अगले सीन में लियू का भाई मैजिक ग्रोसरी स्टोर में मदद मांगने के लिए आता है। वो कहता है कि मेरा नाम लियू न्यू है। तो शौतियान कहता है कि क्या कहा, न्यू न्यू। तो वो कहता है कि न्यू न्यू नहीं, लियो न्यू। तो शौतियान फिर से न्यू न्यू ही कहता है। तो वो बंदा कहता है कि छोड़ो इसे, वैसे मुझे मदद की जरूरत है। शौतियान कहता है कि रुको जरा, मैं मालकिन को बुलाकर लाता हूँ। वो शौची को कुछ ऐसे लाता है। तो लियोन्यू कहता है कि छोड़ो, मुझे लगता है कि कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा। पर तभी ही शौची एक इंसान में बदल जाती है। अब लियोन्यू अपनी स्टोरी सभी को सुनाते हुए कहता है कि सालों पहले मेरे ग्रैंडपा इच्छाधारी भेड़िया बन गए और मेरी ग्रैंड माँ को उठाकर ले गए। यहाँ से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर वो अपनी बातें करने लगता है। रात हो जाती है। ये तीनों तो उसकी बातें सुन सुनकर सो चुके थे। शौची कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारी कहानी खत्म हुई, तो ये बताओ कि इसमें पॉइंट क्या है। तो लियोन्यू कहता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो जो छठा मास्टर है वो हमें तंग करता है। मार्केट में वो सभी को परेशान करता रहता है। इस वजह से हम अपना धंधा ठीक से नहीं कर पाते। ये सुनकर शौची उसे भी कोई मिश्रण देती है। वो उस मिश्रण को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। आगे शौची की शॉप पर एक कपल आते हैं। कपल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ लवी टवी हो रहे थे। पति कह रहा था कि आज खाना मैं बनाता हूँ, पर पत्नी कहती है कि तुम रहने दो, मैं बनाती हूँ। ऐसे ही वो कर रहे थे। लास्ट में फाइनल फैसला ये होता है कि पत्नी खाना बनाएगी। पर अगले ही सीन में किचन पूरा चल रहा था, तो ये देखकर सभी लोग आग बुझाने की ट्राई करते हैं। पति फिर उसे कहता है कि देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। उन दोनों को देखकर शौची कहती है कि अच्छा ठीक है, मैंने एक और अच्छा काम कर लिया है।
यहाँ पर सीनियर मास्टर से बात कर रहा था। मास्टर उसे कहते हैं कि शौतियान वो बच्चा नादान है, स्टूपिड है, तुम उसके जैसे नहीं हो, पर कोई बात नहीं, वो कैट डीमन इमोर्टल बनना चाहती है ना, तो हम इसका फायदा उठाएंगे। वो जोर जोर से हंस रहा था। तभी ही मोटू आता है, कहता है कि तू मेरे पैसे कब देने वाला है? तो मास्टर कहते हैं कि इसके पास से ले लो। सीनियर कहता है कि वहाँ देखो। इतना कहते ही वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम एक स्टोरी राइटर को देखते हैं। वो अपनी कहानी सुना रहा था, पर बीच में से लड़की गुजर कर निकलती है तो सभी लोगों का ध्यान उस लड़की पर चला जाता है। सारी लड़कियां मिलकर उस लड़की के बारे में गॉसिप्स करने लगती है। कोई भी स्टोरी पर ध्यान नहीं दे रहा था तो स्टोरी टेलर उसके पास आ जाता है। वो लड़की कहती है कि यहाँ क्या है, कि तुम्हें भी मेरी बातें सुननी है, चुपचाप अपनी कहानी सबको सुनाते रहो। ये सुनकर वो स्टोरी टेलर मदद मांगने के लिए शौची के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मैं स्टोरी राइटर हूँ और स्टोरी टेलर भी हूँ, पर कोई भी मेरी कहानी सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि पहले ही किसी ने मेरी कहानी को चुरा लिया है और वो बंदा मेरी कहानी को खुद की कहानी बता रहा है। अब मैं क्या करूँ, मेरे अंदर कोई न्यू स्टोरी लिखने के लिए इंस्पिरेशन ही नहीं है। तो ये सुनकर शौची उसे ग्लव्स दे देती है। अब वो स्टोरी टेलर ग्लव्स को लेकर वहाँ जाता है। वहाँ पर दो टीम आती है। वो दोनों ही टीम उसे कह रही थी कि तुम यहाँ पर स्टोरी नहीं लिख सकते, वरना हम तुम्हें मारेंगे। अब वो स्टोरी टेलर शौची के ग्लव्स को यूज करता है। वो इन ग्लव्स की मदद से उन दोनों टीम के बीच फाइट करवाना चाहता था, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मार खाने के बाद वो स्टोरी टेलर फिर से शौची के पास आता है। शौची कहती है कि माफ करना, मेरे जादू का एक साइड इफेक्ट भी होता है। फिर शौची उसे एक मिश्रण देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये स्टोरी टेलर अपनी कहानी बनाकर रास्ते में ही सभी को बांट रहा था। ये तीनों उस स्टोरी टेलर को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। जब ये तीनों रात में आ रहे थे तो जियान चैन कहीं चला जाता है। अब ये दोनों ही यहीं पर ही थे। तभी ही वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि शौची तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये दोनों उस बंदे को घूरने लगते हैं। शौची से कोई आकर कहता है कि शौची तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उसे घूर रहा था। तभी ही उसकी वाइफ आकर कहती है कि मैं यहाँ शॉपिंग कर रही थी और तुम पलक झपकाते ही गायब हो गए। तो वो कहता है कि मैं अभी ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो पत्नी कहती है कि तुम ना मेरी कपड़े खरीदने में मदद करो। वो कहता है कि मैं लोगों को मारने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ कपड़े खरीदने की पड़ी है। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी कौन है, मेरे साथ शॉपिंग करना या फिर इन लोगों को मारना। पति कुछ भी नहीं बोल रहा था तो पत्नी शौची एंड शौतियान से कहती है कि तुम्हें क्या हमारा झगड़ा देखना है, निकलो यहाँ से। आगे पत्नी अपने पति को लेकर मारते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद शौतियान पूछता है कि शौची ये कौन था। तो शौची कहती है कि ये मीना था, मेरी ही तरह एक कैट डीमन है। इसने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने इसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो ये बस मुझे मारना चाहता है। शौतियान कहता है कि ये तो कितना ज्यादा क्रूर है, पर शौची कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं एक कैट डीमन हूँ तो मेरी 9 जिंदगियाँ हैं, अगर एक चली भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शौतियान पूछता है कि वैसे तुमने मीना की ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो वो कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शौतियान कहता है कि क्या कहा मैं। तो वो कहती है कि हाँ, तुमने मेरी मदद की तब से ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शौतियान कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैं एक डीमन हंटर हूँ। तो शौची उसके करीब आकर उसे किस कर लेती है एंड कहती है कि आगे चलकर तुमने मुझे किस करने नहीं दिया ना, तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शौतियान कहता है कि ये कितना अनोइंग है। शौची कहती है कि जियांगचन ने ठीक कहा था, किस करने के बाद हमें खुशी मिलती है। अगले दिन इनकी शॉप पर शियू आई थी। शियू अभी मेकअप कर रही थी तो शौची उसे पूछती है कि ये क्या है। तो शियू उसे कहती है कि इसे मेकअप कहते हैं, ये हमारी सुंदरता को बढ़ाता है। शियू को कुछ जल्दी थी जाने की तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शौची उसके मेकअप को लगा लेती है। जब वो बाहर आती है तो शौतियान उसे देखकर डर जाता है। वहाँ पर मोटू इमोर्टल बाबा बनकर आता है। वो जियांगचन से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मीना के पास है डार्क फॉरेस्ट में, पर जब वो शौची को देखता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। जियांगचन शौची का मेकअप ठीक करता है। फिर बाबा कहते हैं कि जियांगचन तुम्हारी गर्लफ्रेंड डार्क फॉरेस्ट में मीना नाम के कैट डीमन के पास है। पर जब पीछे मुड़कर वो देखता है तो यहाँ पर ये तीनों यात्रा के लिए रेडी थे। वो उसे कहता है कि रुको जरा, मीना से फाइट करना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें एक हथियार चाहिए होता है। आज ही उसका ऑक्शन होने वाला है तो तुम वहाँ से उसे ले सकते हो। वो इमोर्टल बाबा तो जियांगचन को एक कपड़े देते हैं जिसके कारण वो 15 दिन तक जिंदा मतलब दिखाई दे सकता है।
शौची कहती है कि बाबा आप जियांग चन की मदद कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, फिर आप मुझे एक ही झटके में इमोर्टल क्यों नहीं बना देते। तो बाबा कहते हैं कि पागल लड़की, तू इस कहानी की फीमेल लीड है, क्या तू 9वें एपिसोड में ही इस कहानी को खत्म कर देना चाहती है। दूसरी तरफ मास्टर सीनियर को डांट रहे थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से कैट डीमन अभी तक नहीं मिली और स्नैक डीमन जो पकड़ी गई थी वो भी भाग गई। जल्दी से जाओ और मेरे लिए स्नैक डीमन को ढूंढ कर लाओ। मैंने 20 सालों से इस चीज का इंतजार किया है, अब मैं ज्यादा नहीं रुक सकता। अगले सीन में ये तीनों ऑक्शन में गए थे। वहाँ पर जब वो हथियार बाहर आता है तो इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी, पर तभी ही कोई आकर उस हथियार को खरीदने की बात करता है। उस इंसान ने काले कपड़े पहने हुए थे। वो उस हथियार को अपने हाथ में लेता है और वहाँ से भागने लगता है, तो ये तीनों भी उसके पीछे जाते हैं। वो इंसान इन तीनों से कहता है कि अगर ये हथियार तुम्हें चाहिए तो आकर ले लो। शाओतियान कहता है कि पहली बात कि तुमने इस हथियार को चुराया है। तभी ही शौची कहती है कि इसको तो मैं देखती हूँ। वो उससे लड़ने के लिए चाहती है, पर वो बंदा शौची को एक ही झटके में हरा देता है। ये देखकर शाओतियान शौची को सीपीआर किस देने वाला था, पर जियांग चन कहता है कि रुको, तुम इसका फायदा उठा रहे हो। शाओतियान शौची के हाथ में अपने सीनियर का बैच देखता है, तो वो चिल्लाकर कहता है कि सीनियर आप। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो शाओतियान कहता है कि मुझे भी नहीं पता था, पर आपने खुद बता दिया। तो सीनियर कहता है कि छोड़ो इसे, वैसे अब से ये हथियार मेरा हुआ। तो शौची कहती है कि देखो, हमें ये वापस लौटा दो, क्योंकि हमें जियांग चन की गर्लफ्रेंड शाओशुई को इससे ढूंढने के लिए जाना है। तो सीनियर कहता है कि शाओशुई, अच्छा तो वो स्नैक डीमन। ये दोनों ही कहते हैं कि जियांग चन तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या एक स्नैक डीमन है। तो वो कहता है कि हाँ। शाओतियान कहता है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। जियांग चन कहता है कि ये सारे डीमन हंटर डीमन को पकड़कर उसे बेरहमी से मारते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड शाओशुई ने किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया था, फिर भी उसे पकड़ा गया। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो सीनियर के पास से उस हथियार को छीन लेता है। सीनियर कहता है कि ये क्या था, भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगा। आगे ये तीनों डार्क फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं। रात हो जाती है। इस रात के अंधेरे में मोटू डाकू बनकर आता है। शाओतियान उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, तो वो भी हंसता है। फिर तो यहाँ पर हंसने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। ऐसे हंसते हंसते सुबह हो जाती है। जियांग चन शौची को उठाता है। शौची कहती है कि क्या हम जीत गए। डाकू हंसते हंसते मर जाता है, तो जियांग चन उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा था। आगे ये लोग अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं। फिर से मोटू एक डीमन बनकर आता है। वो इनके आसपास ऐसे घूम रहा था तो पेड़ से टकरा जाता है। शाओतियान कहता है कि इसे छोड़ो, हम आगे चलते हैं। पर मोटू फिर से आता है, कहता है कि अभी मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है। वो सभी को हाथ दिखाकर कहता है कि ये मेरा जो हाथ है ना, वो जहर से भी जहरीला है। ये सुनकर शौची उसे कहती है कि तुम हमें मारना मत, मैं तुम्हें एक बुक देती हूँ, इस बुक के जरिए तुम अपने हाथ को ठीक कर सकते हो। वो कहता है कि सच में। जब वो उस बुक को फ्लिप कर रहा था तो वो गलती से अपनी उंगली चाट लेता है एंड वहीं पर ही मर जाता है। फिर ये लोग रात में रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। यहाँ पर जियांग चन की गर्लफ्रेंड उसे देखने के लिए आती है, पर दूर से ही ऐसे देखकर चली जाती है। अगले दिन ये लोग मीना के महल में पहुंच गए थे। जियांग चन कहता है कि शाओशुई, मैं तुम्हें आज बचा ही लूंगा। वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर कोई नहीं था, पर तभी ही मीना हंसते हुए आता है। तो शाओतियान कहता है कि इस कहानी के विलन को हुआ क्या है, जो भी आ रहा है वो बस हंस ही रहा है। जियांग चन कहता है कि कहाँ पर है शाओशुई। तो वो कहता है कि शाओशुई को बुलाया जाए। शाओशुई वहाँ पर आती है तो जियांग चन उसके पास जाने लगता है, पर मीना अपने जादू की मदद से जियांग चन को दूर करता है। फिर शौची मीना से लड़ने के लिए जाती है, पर मीना उसे एक ही झटके में हरा देता है। यह देखकर शाओतियान कहता है कि ठीक है, अब तो मुझे इस हथियार का यूज करना ही पड़ेगा। शाओतियान बड़ा ही चौड़ मारता हुआ उसे मारने के लिए चाहता है, तो मीना कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। शाओतियान उसके पीठ की मसाज करने लगता है। तो जियांग चन कहता है कि सीक्रेट हथियार क्या इस काम भी आ सकता है, मुझे ये बात पता नहीं थी। मीना अब थोड़ा होश में आ जाता है। वो कहता है कि तुम इस छोटी सी चीज़ से मुझे हराना चाहती हो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। पर अगले ही सीन में वो इन चारों को अलविदा कह रहा था। जाते टाइम शाओशुई मीना को आंख मारती है, तो वो भी उसके सामने आंख मारता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शाओशुई कहती है कि अंकल, मैं जानना चाहती हूँ कि जियांग चन क्या मेरे साथ रहने में कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ, मैं बस उसका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहती हूँ। तो मीना कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फ्लैशबैक यहीं पर ही खत्म होता है। मीना की वाइफ आकर कहती है कि तुम क्या दूसरी लड़कियों के सामने आंख मार रहे हो,
वो उसे मारते हुए अंदर लेकर जाने लगती है। आगे ये सभी लोग मैजिक ग्रोसरी स्टोर में वापस आ जाते हैं। शाओशुई जियांगचन को एक फल खाने को देती है, जिसके कारण जियांगचन बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो उसे पूछता है कि शाओशुई, तुम शादी को छोड़कर भाग क्यों गई थी? तो शाओशुई कहती है कि मैं भागी नहीं थी, पर कुछ डीमन हंटर ने मुझे पकड़ लिया था। उसका जो मास्टर था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो लोगों की भलाई के लिए नहीं पर अपने फ़ायदे के लिए डीमंस को पकड़ता है। वो किसी बुक के नुस्खे को आजमा कर हमें टॉर्चर करता है, क्योंकि उस बुक में ये लिखा था कि अगर कुछ डीमंस को वो इकट्ठा कर लेगा तो उसकी बॉडी इमोर्टल हो जाएगी। शाओतियान कहता है कि चुप रहो मेरे मास्टर, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो जियांगचन कहता है कि शाओशुई कभी झूठ नहीं बोलती। तो शाओतियान कहता है कि रुको जरा, मैं तुम्हें अभी के अभी मार देता हूँ। शाओशुई कहती है कि तुम सारे ह्यूमंस एक जैसे ही होते हो, बेरहम कहिए के। यहाँ पर इन दोनों का कैंडल लाइट डिनर चल रहा था। ये दोनों थोड़ा लवी डवी हो रहे थे, तो ये देखकर शाओतियान कुछ ऐसे मुंह बनाता है। फिर शाओतियान जियांगचन से कहता है कि शाओशुई पर मैं चिल्लाया, इस वजह से शाओजी मुझसे बात नहीं कर रही है। पर मास्टर, उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, तो उसके बारे में बुरी बातें सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गया था। पर प्लीज़ क्या तुम मुझे आइडिया दोगे कि शाओजी को मैं कैसे मनाऊं? जियांगचन कहता है कि सिंपल है, कैंडल लाइट डिनर। आगे शाओतियान शाओजी को लेकर यहाँ पर आता है। वो उसके लिए मछली लेकर आया था। ये देखकर शाओशुई एंड जियांगचन कहते हैं कि ये लड़का तो सच में पागल है। पर यहाँ शाओजी वो इस डिनर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है कि शाओतियान, आज से पहले मुझे किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया है। आगे शाओतियान खड़ा खड़ा अकेले ड्रिंक कर रहा था, तो शाओजी उसके पास आकर उसकी बोतल में से ड्रिंक करती है। वो कहती है कि छी, इसका टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। शाओतियान कहता है कि शाओजी, तुम्हें इमोर्टल क्यों बनना है? तो वो कहती है कि बचपन से ही मेरा सपना रहा है कि मैं अपनी माँ को देखूं। मेरी माँ अभी स्वर्ग में है, वो भी एक फेरी है, तो मुझे उसकी तरह बनना है। वैसे तुमने आज तक काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद की है, तो आगे चलकर भी तुम मेरी इसी तरह से मदद करना। वो कहता है कि माफ़ करना, पर लगता है कि मैं तुम्हारी आगे से मदद नहीं कर पाऊंगा। शाओजी को तो इस बात में कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कह क्या गया। आगे शाओतियान घर में अकेला बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसके मन में शाओजी के ख्याल आ रहे थे, क्योंकि वो शाओजी से प्यार करने लगा था। तभी ही वहाँ पर उसका सीनियर आता है। वो कहता है कि तुम इतनी रात गए ड्रिंक कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? शाओतियान कहता है कि मैं नहीं भूला हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं एक डीमन हंटर हूँ और मुझे आगे चलकर पहले दर्जे का डीमन हंटर बनना है। सीनियर कहते हैं कि अच्छा है कि तुम इस बात को नहीं भूले हो। आगे सीनियर मास्टर के पास आ जाता है। वो कहता है कि मैंने एक दूसरी स्नेक डीमन को ढूंढ लिया है। यह सुनकर मास्टर सीनियर की काफ़ी तारीफ करते हैं। सीनियर उसे कहता है कि कैट डीमन शाओजी के पास अब एक ही अच्छा काम करने को रहा है, उसने 99 काम अच्छे कर लिए हैं। यहाँ पर शाओशुई और जियांगचन दोनों ही मैजिक ग्रोसरी स्टोर से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद शाओजी सोचती है कि अब मुझे सिर्फ एक ही अच्छा काम करना है, फिर मैं इमोर्टल हो जाऊंगी। शाओतियान को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शाओजी कहती है कि मैं जल्दी ही अपनी माँ को देख सकूंगी। शाओतियान कहता है कि शाओजी, क्या होगा कि अगर हम दोबारा भविष्य में एक दूसरे को ना देख सके? ये सुनकर शाओजी शाओतियान के गले लग जाती है एंड कहती है कि प्लीज़ इस वजह से मुझे माफ़ कर देना। फिर शाओतियान मास्टर के पास जाता है। वो कहता है कि मास्टर प्लीज़ आप कैट डीमन शाओजी को मत पकड़िए। तो मास्टर कहते हैं कि शाओतियान, तुम ये क्या बक रहे हो? शाओतियान कहता है कि मैं शाओजी के साथ रहा हूँ तो मुझे पता लगा है कि शाओजी कोई बुरी डीमन नहीं है। वो भी एक इंसान की ही तरह रहती है एंड दूसरों की मदद करती है। सभी डीमंस बुरे नहीं होते, तो प्लीज़ आप शाओजी को जाने दीजिए। मास्टर कहता है कि तू मुझसे जबान लड़ा रहा है, सारे डीमन एक जैसे ही होते हैं। आगे से मुझसे ऐसी बातें मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो स्टोर में वापस आ जाता है। वहाँ पर मोटू आता है भिखारी बनकर। वो कहता है कि 3 दिनों से मैं भूखा हूँ, प्लीज़ मुझे खाने को कुछ दे दो। शाओजी कहती है कि लगता है कि ये मेरा लास्ट मिशन है। पर शाओतियान वो कहता है कि देखो तो ये कितना गोल मटोल है, भला ये 3 दिन से भूखा कैसे हो सकता है? पक्का ये झूठ बोल रहा है। पर शाओजी उसकी मदद के लिए रेडी हो जाती है। वो उसे खाना देती है तो शाओतियान उसका सारा खाना खा जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं सिर्फ राइस ही खा लूँ। पर जैसे ही वो एक बाइट लेने के लिए चाहता है तो शाओतियान राइस को लेकर भाग जाता है। शाओजी शाओतियान से इस बात के लिए नाराज हो जाती है। तो शाओतियान फिर से अपने मास्टर के पास आता है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम नहीं सुधरोगे। वो उसे इसी कमरे में बंद करने की सज़ा देते हैं।
उस रात बहुत ही ज्यादा तेज तूफान आ रहा था, तो हवा के कारण एक बुक नीचे गिर जाती है। शाओतियान उस बुक को देखता है तो वो सोचता है कि अच्छा, तो शाओशुई ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। मेरे मास्टर डीमन को पकड़ते हैं खुद के फायदे के लिए, न कि लोगों की भलाई करने के लिए। पर तभी ही वहाँ पर मास्टर आ जाता है एंड शाओतियान को वो ये सब कुछ करते हुए देख लेता है। यहाँ शाओची ने 100 अच्छे काम कर लिए थे, पूरा दिन निकल जाता है पर शाओतियान नहीं आता। वो सोचती है कि अब मैं जल्दी ही इमोर्टल बनने वाली हूँ, पर ये शाओतियान कहाँ चला गया है। यहाँ पर शाओतियान को मास्टर मार रहे थे। शाओतियान कहता है कि आप बुरे हो, आप गलत कर रहे हो, सभी डीमंस एक जैसे नहीं होते हैं। मास्टर शाओतियान को बहुत ही ज्यादा मारकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ शाओची आई थी इमोर्टल बाबा के पास। वो हेवन का दरवाज़ा खोलते हुए उसे कहते हैं कि अगर तुम एक बार फेरी बन गई, इमोर्टल बन गई, तो तुम्हारा इस इंसानी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तुम वहाँ से कभी यहाँ पर वापस नहीं आ सकती। दोनों ही दुनिया काफ़ी अलग है। इतना कहते ही इमोर्टल बाबा वहाँ से चले जाते हैं। शाओची कुछ सोच में पड़ जाती है। वो शाओतियान के बारे में सोचती है एंड हेवन में ना जाने का फैसला करती है। जब वो जा रही थी तो सीनियर और मास्टर के कुछ स्टूडेंट आकर उसे रोक देते हैं। शाओची उनसे पीछा छुड़ाने की ट्राई करती है, पर सीनियर और ये दोनों उसे जाने नहीं दे रहे थे। यहाँ पर शाओतियान भी खुद को छुड़ाने की ट्राई कर रहा था। काफ़ी ट्राई करने के बाद वो कामयाब हो जाता है। यहाँ पर शाओची पर इन लोगों ने काफ़ी हमला किया था, तो वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। वो कहती है कि मैंने कितना अच्छा बनने की ट्राई की, पर लगता है कि इस बात को तुम डिजर्व नहीं करते हो। वो अपने कैट डीमन वाले अवतार को बाहर करती है एंड सभी पर हमला करती है। तभी ही वहाँ पर शाओतियान आता है। शाओतियान को देखकर शाओची कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम ही नहीं यहाँ पर इन लोगों को बुलाया ना। शाओतियान कहता है कि शाओची मेरी बात को सुनो। शाओची पर सीनियर हमला करने वाला था, पर शाओतियान उसे रोक देता है एंड उसे धक्का देता है। ऐसे ही सीनियर वहीं पर ही मर जाता है। फिर शाओतियान शाओची को धक्का देता है उस दरवाजे की ओर, जिसके कारण शाओची हेवन में चली जाती है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद शाओतियान वापस स्टोर में आता है। उसे शाओची की याद आ रही थी, पर शाओची तो यहाँ पर नहीं थी। यहाँ हेवन में शाओची थी, उसे लेने के लिए एक फेरी आई थी। शाओची उसे कहती है कि अब मैं हेवन में हूँ, तो क्या अब मैं मेरी माँ से मिल सकती हूँ। तो वो फेरी कहती है कि तुम्हारी माँ को काफ़ी सालों पहले डीमन हंटर ने मार दिया और तुम्हारे डैड इस बात का बदला लेने के लिए डीमन हंटर के पास गए, तो उसे भी डीमन हंटर ने मार दिया। ये सुनकर शाओची को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर कहानी हमें कुछ सालों के बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर शाओतियान अभी भी मैजिक ग्रोसरी स्टोर को चला रहा था। वहाँ पर लियू का भाई, वोदो का पल, शियू और स्टोरी टेलर सभी उनकी शॉप पर आए थे। सभी के जाने के बाद शाओतियान अकेला बैठकर खाना खा रहा था। यहाँ पर हेवन में शाओची भी अकेले बैठकर तालाब को देख रही थी। तो फेरी आकर उसे कहती है कि तुम्हें पता है ये इस तालाब का क्या मतलब है। अगर कोई इमोर्टल पर्सन इसमें कूद जाता है तो वो इंसानी दुनिया में वापस जा सकता है। शाओची कहती है कि सच में। तो वो फेरी कहती है कि पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है। अगर इसके जरिए कोई इंसानी दुनिया में जाता है तो वो अपनी मेमोरीज हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता है। यहाँ शाओतियान से मिलने के लिए जियांगचन और शाओशुई अपनी बेटी के साथ आते हैं। जियांगचन उसे कहता है कि डीमन हंटिंग स्कूल तो अब नाम का ही रह गया है, वहाँ पर अब कुछ नहीं होता क्योंकि वहाँ का कोई मास्टर ही नहीं है। शाओतियान कहता है कि अब मेरा उस कॉलेज से कोई भी वास्ता नहीं है। जियांगचन कहता है कि 5 साल हो गए हैं शाओतियान, क्या अभी भी तुम उस चीज़ को नहीं भूले हो। शाओतियान कहता है कि शाओची इमोर्टल बनने के बाद खुश होगी। तो शाओशुई कहती है कि हाँ, क्योंकि बचपन से ही उसका एकमात्र यही सपना रहा है, तो वो पक्का खुश होगी। उन लोगों के जाने के बाद अकेला शाओतियान फेंग शुई मछली को देख रहा था एंड फिर वो डिसाइड करता है कि वो इस मैजिक ग्रोसरी स्टोर को बंद कर देगा। यहाँ हेवन में उस फेरी को शाओची कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। शाओतियान कहता है कि कौन है जो फेंग शुई मछली को टच कर रहा है। जब वो उस इंसान का चेहरा पीछे देखने के लिए मुड़ता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो शाओची थी। शाओची को देखकर शाओतियान काफी ज्यादा खुश होता है एंड इसी के साथ इसकी कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। पर रुको जरा, अभी कहानी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती। जो राइटर इस स्टोरी को लिख रहा था उसने अपनी कहानी खत्म कर दी थी। तभी ही उसे मोटू का कॉल आता है। मोटू उसे कहता है कि कैट डीमन शाओची, ये कहानी तो मैंने काफी टाइम पहले सुनी हुई है। ये सुनकर बेचारा राइटर शॉक एंड इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही कंप्लीट होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।